अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है वेलोसिटी डिपेंडेंट। ठीक है, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा था कि तीन तरह के आपके पास वेरिएबल फोर्सेस हमने डिस्कस करनी थी, टाइम डिपेंडेंट, वेलोसिटी डिपेंडेंट और पोजीशन डिपेंडेंट। तो इसमें से वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस कौन सी होती हैं, जिसमें हमने ड्रैग फोर्स के बारे में बताया था। जिन बच्चों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी उनको पहले मैं बता देती हूँ कि ड्रैग फोर्स क्या होती है। कि जब भी कोई चीज़ जो है वो कोई फ्रीली फॉल कर रही होती है, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रेन ड्रॉप को हम कंसिडर कर रहे हैं, वो रेन ड्रॉप नीचे ज़मीन पे गिर रहा है, जो भी इसका मैस है ये उस मैस से ज़मीन पे गिर रहा होगा। अब अपवर्ड डायरेक्शन में एयर की वजह से एक फोर्स इस पर डायरेक्ट एक्ट होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, जिसे हम ड्रैग फोर्स कहेंगे। ठीक है, क्या होगी वो ड्रैग फोर्स होगी। ये किस वजह से लग रही है, ये एयर लगा रही है, इसको रेजिस्टिव फोर्स भी कहते हैं। ये एयर की रेजिस्टिव फोर्स है जिसको नीचे गिरने से रोक रही है। यहाँ से ये नीचे गिर रहा है, यहाँ पर इसकी फोर्स लग रही है एयर की, जिसको अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, जो कि इसको रोक रही है। तो ये नीचे गिर रहा होता है ना, तो इसके ऊपर एक और फोर्स एक्ट कर रही होती है जो कि ड्रैग फोर्स होती है, और वो एयर की वजह से होती है जो कि इसको नीचे गिरने से रोक रही होती है। तो आपने ये याद रखना है कि ड्रैग फोर्स क्या है, रेजिस्टिव फोर्स होती है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। जिस भी डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी होती है कि कोई भी बॉडी जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रही होती है जो कि उसको मूव करने से रोक रही होती है, और उसको हम रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं। और ड्रैग फोर्स जो है वो रिप्रेजेंट करती है रेजिस्टिव फोर्स को। ठीक है, पहले जब रेन ड्रॉप गिरता है, जब रेन ड्रॉप नीचे गिरेगा तो ये इसका mg, इसके जो मैस होगा, फोर्स जो एक्ट करी होगी डाउनवर्ड, वो mg होगी। इसके ऊपर कोई ड्रैग फोर्स नहीं होगी जब वो गिरना शुरू होगा। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिर रहा होगा, कोई वेलोसिटी अटेन कर लेगा, तो इसके ऊपर ड्रैग फोर्स जो है वो एक्ट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जितना इस बॉडी का मैस होता है उतनी ही वैल्यू में ये ड्रैग फोर्स लग रही होती है। दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। और ये वाटर जब दो फोर्सेस कैंसिल आउट कर देती है ना, तो ड्रॉपलेट वहाँ पर हमें सस्पेंड हुआ नज़र आता है कि वहाँ पर खड़ा है, कि वो मूव नहीं कर रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि नीचे जिस फोर्स की वजह से वो नीचे गिर रहा था, वो उस फोर्स को बैलेंस कर दिया ऊपर लगने वाली फोर्स ने। तो जब दो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, आप देखो कि ये हमारे पास एक बुक है, अगर मैं इसको यहाँ से खींचूंगी तो ये इस तरफ मूव करेगी, अगर मैं इसको यहाँ से खींचूंगी तो ये इस तरफ मूव करेगी। लेकिन अगर मैं दोनों हाथों से इसको खींच रही हूँ, इतनी फोर्स यहाँ भी लगा रही हूँ, इतनी फोर्स यहाँ भी लगा रही हूँ, सेम वैल्यू की फोर्सेस मैं दोनों जगह लगा रही हूँ, तो ये बुक कहीं मूव करेगी? नहीं करेगी ना, ये तो अपनी जगह पर ही रहेगी। ठीक है, तो इसी तरह से ये वाटर ड्रॉपलेट है कि एक उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, उतनी ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में भी लग रही है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, ये हमें सस्पेंड हुआ नज़र आएगा। और उसको हम क्या कहते हैं कि जिस स्पीड से ये मूव कर रहा होता है इस कंडीशन में, उसको हम क्या कहते हैं, ये इसकी टर्मिनल वेलोसिटी है या टर्मिनल स्पीड है। ठीक है, ये टर्मिनल स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आपने जितनी भी थ्योरी लिखी हुई है ये आपने पढ़ लेनी। मैंने आपको समझाने के लिए ड्रैग फोर्स क्या होती है ये बता दिया है। रेन ड्रॉप मैं एक दफ़ा थ्योरी भी पढ़ लेती हूँ बुक से, ताकि आपको इजी हो जाए। यहाँ बुक से हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। रेन ड्रॉप फ्रॉम क्लाउड्स एट हाइट एज इन फ्री फॉल विल स्ट्राइक दी ग्राउंड विद द स्पीड। ये स्पीड होती है v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2gh। आपने एज इट इज़ याद कर लेनी है इसको। ठीक है, जिन बच्चों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी वो इसको एज इट इज़ इस फार्मूले को याद कर लें। इसमें वैल्यू पुट की हुई है और बताया गया है कि ये 200 मीटर पर सेकंड होगी अगर इतनी हाइट से हम उस बॉडी को गिरा रहे हैं। ठीक है, और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको एज इट इज़ आपने याद करना है। ठीक है, तो ये बेशक आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि एक रेन ड्रॉप फ्रॉम क्लाउड्स एट हाइट एज इन फ्री फॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड विद द स्पीड दिस। However, the actual speed of raindrop is much less than this calculated value if we account for the frictional force exerted by air on the falling raindrop. This frictional forces provide an example of a drag force experienced by an object moving through a fluid medium. अच्छा, अब यहाँ पर क्या बताया गया है
कि वही बात जो मैंने आपको अभी बताई है कि ये जो है यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास आएगी ना, अगर वो 2 किलोमीटर की हाइट से गिर रहा है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, हमेशा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसमें हम जी और एच की वैल्यू ये पुट करेंगे 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर और 10, तो हमारे पास वेलोसिटी वी की वैल्यू आ जाएगी 200 मीटर पर सेकंड कि रेन ड्रॉप को इस वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। लेकिन जब वो गिर रहा होता है तो इस वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा होता। वो किस वजह से होता है? वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है। यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है जो उसको रोक रही होती है। तो जब कोई चीज़ रोक रही है किसी भी बॉडी को, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में कमी आएगी। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड होती है ना, स्पीड विद डायरेक्शन। तो उसकी स्पीड में कमी आएगी। अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो मूव कर रही है, तो अगर फ्रिक्शन की फोर्स उसको रोकने की कोशिश कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, तो इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको ये स्पीड, इस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करना है, फिर आगे जाना है। ठीक है, एक तो बॉडी बिल्कुल फ्रीली मूव कर रही है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, उसकी स्पीड भी है, लेकिन जब उस पर फ्रिक्शन की फोर्स एक्ट करेगी जो कि इसको रोकेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको पीछे लेके जाने की कोशिश करेगी, तो इसकी स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअल स्पीड जो आती है ना रेन ड्रॉप की, जो उन्होंने कैलकुलेट की है 200 मीटर पर सेकेंड, इससे बहुत कम होती है। क्यों ये वैल्यू नहीं आ रही होती, इससे कम वैल्यू आ रही होती है स्पीड की रेन ड्रॉप की? वो इसीलिए आ रही होती है क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स, जिसे हम ड्रैग फोर्स कह रहे हैं, वो इस ड्रॉपलेट पे एक्ट कर रही है, जो इसको रोक रही है नीचे गिरने से, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लिखी हुई है, इसको आपने पढ़ लेना है। इसीलिए जो आपके स्पेस क्राफ्ट होते हैं या सी क्राफ्ट होते हैं, उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उन पे कम से कम ड्रैग फोर्स एक्ट हो। अगर मैं स्पेस क्राफ्ट को, कोई भी स्पेस क्राफ्ट है, उसको इस तरह से डिज़ाइन करूं, तो अब देखो यहाँ पे इसकी ड्रैग फोर्स लगेगी। ये इस तरह से हवा में ऊपर जाके पहले फिर यहाँ मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा स्पेस क्राफ्ट जो है वो मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास ड्रैग फोर्स आएगी जो कि इसको रोकेगी। और अगर मैं किसी स्पेस क्राफ्ट को इस तरह से डिज़ाइन करती हूँ, ठीक है, ये ऊपर गया है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो देखो ड्रैग फोर्स जो है वो बहुत कम वैल्यू में एक्ट होगी। तो इसीलिए वो जो स्पेस क्राफ्ट है या फिर सी क्राफ्ट हैं या एयर क्राफ्ट हैं, एरोप्लेन्स हैं, उनको आगे से जो है वो इस शेप का रखा जाता है कि उसके ऊपर कम से कम ड्रैग फोर्स जो है वो एक्ट करे, ताकि कम से कम रेजिस्टेंस उसको मिले और वो मैक्सिमम स्पीड से मूव कर सके। ठीक है, तो ये आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अब इसमें ड्रैग फोर्स जो है वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी वेलोसिटी है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा ड्रैग फोर्स होगी, जितनी कम वेलोसिटी होगी उतनी कम ड्रैग फोर्स होगी। यानी जितना ज़्यादा तेज़ जो है ऑब्जेक्ट मूव करेगा उतनी ज़्यादा ही उस पर ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही होगी। अब एक्सेलरेशन की, अगर इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ आऊँ, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी है, एक्सेलरेशन हमारी क्या आ रही है? वेलोसिटी डिपेंडेंट आ रही है ना, कि वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहे कि बॉडी एक्सेलरेट करेगी या नहीं करेगी। तो ये डी वी ओवर डी टी, एक्सेलरेशन का आपने फार्मूला पढ़ा था, चेंज इन डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो चीज़ें आपको जिन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी वो एज इट इज़ इसको याद करते जाएं। डी वी ओवर डी टी फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का, और ये वेलोसिटी डिपेंडेंट, जो चीज़ ब्रैकेट में लिखी जा रही होती है ना, उसका मतलब है कि ये हमारा जो फैक्टर है ना वो उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ ब्रैकेट्स में देखो वेलोसिटी लिखी गई है, इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ से डी टी की वैल्यू निकालूँ, इसको मैं यहाँ मूव कर रही हूँ और इसको मैं यहाँ लेके जा रही हूँ, तो हमारा डी टी किसके इक्वल आ जाएगा? डी वी ओवर एक्सेलरेशन इनटू एक्सेलरेशन। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये सिर्फ जस्ट ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिपेंडेंट है। ठीक है, अब मैंने इसको इंटीग्रेट करना है, दोनों साइड से मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ, डी टी को 0 से t तक, और इस साइड को भी इंटीग्रेट कर देती हूँ, डी वी ओवर ए वी को v नोट से v तक। तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी? ये तो t के इक्वल आ जाएगी ना। ठीक है, जब आप लिमिट्स पुट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन मैथ्स तो सबको आता है ना, तो इंटीग्रेट करोगे तो ये t आ जाएगा, और ये वाली हमारी टर्म आ जाएगी एज इट इज़ v नोट से v डी वी ओवर ए वी। ये आपका t इसके इक्वल आ गया है, ये हम इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं।